Good morning, students. In our previous video, we started discussing contract of sale. Under that, we discussed the meaning and certain basic definitions. We also discussed the sale and agreement to sell. Today, we will discuss sale of goods distinguished from other similar nature of contracts. आज जैसा कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, वी विल टेक द डिफरेंस विद गिफ्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बार्टर और एक्सचेंज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग डिफरेंस बिटवीन सेल एंड गिफ्ट. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था दैट ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड कंसिडरेशन आर टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल, जो कि गिफ्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं. गिफ्ट में ना तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है और ना ही इसमें कंसीडरेशन होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी रहता है, इसलिए सेल काउंट नहीं होता. नेक्स्ट वी आर टेकिंग डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बार्टर सिस्टम. As all of us knows that in barter system goods are exchanged for goods. Consideration, which is an important element of sale, needs to be in money, जो कि barter system में absent होता है. हालांकि एक important point, यदि एक्सचेंज पार्टली गुड्स का है और पार्टली मनी का है तो ट्रांजैक्शन को सेल माना जाएगा, ना कि बार्टर सिस्टम माना जाएगा. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट. बेलमेंट जैसा हम सभी ने पढ़ा हुआ है, इसमें दो पार्टीज होती हैं, वन इज बेलर एंड अनदर इज बेली. Goods are delivered by baler to the bailey, which normally require the bailey to hold the goods and redeliver them to the baler in accordance with the directions. तो गुड्स का क्या है, टेम्परेरी ट्रांसफ़र है फ्रॉम दी बेलर टू दी बेली, और वापसी वो गुड्स आफ्टर सर्टन टाइम और सर्टन इवेंट बेलर को वापसी कर दिए जाते हैं. तो इस केस में भी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप नहीं हुआ, इसलिए बेलमेंट सेल से अलग है. सिमिलरली इसमें एक चीज़ और पढ़ते हैं हम, प्लेज का केस भी आता है. प्लेज में भी मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग लोन, तो वो भी सेल नहीं होती. नेक्स्ट हम कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेल फ्रॉम हायर परचेज. हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, इट गिव्स द हायरर अ मेयर बेलमेंट ऑफ द गुड्स. यहाँ पे सामान को इंस्टॉलमेंट्स में ख़रीदा जाता है और जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती. So, the difference between the two, that is hire purchase and sale, can be summarized in the points as visible on your screen. जैसा कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप. हायर परचेज में ऑनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, जबकि सेल में ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है. सेकेंड हमारा आता है रिस्क ऑफ लॉस. एज वी नो दैट रिस्क ऑफ लॉस लाइज विद दी ऑनरशिप. तो क्योंकि हायर परचेज में ऑनरशिप एंड में ट्रांसफ़र होती है, इसीलिए रिस्क ऑफ लॉस भी तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी. हालांकि सेल के केस में रिस्क ऑफ लॉस इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है, इट लाइज विद दी बायर. नेक्स्ट इज मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हायर परचेज हमेशा राइटिंग में होता है, जबकि सेल जो है वो ओरली भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है. Next is applicable act. Hire purchase is governed by the Hire Purchase Act 1972, जबकि sale is governed by the Sale of Goods Act 1930. हायर परचेज के केस में टैक्स इज नॉट लेविड एट द टाइम ऑफ हायर परचेज, जब तक ये सेल में कन्वर्ट नहीं होती. हालांकि सेल पे टैक्स इज लेविड. सो दीज आर द डिफरेंस ऑफ सेल फ्रॉम वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. जैसा कि हमने पहले ही बताया, सेल का सब्जेक्ट मैटर है गुड्स.
गुड्स की डेफिनेशन में पहले भी की। गुड्स इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच मे बी स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ऑयल एंड रेयर, ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स। हालांकि इसमें इंक्लूड नहीं है जैसे कि एक्शनेबल क्लेम जिसमें डेटर्स आती हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि गुड्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इन द वे एज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। As you can see, these can be broadly classified as existing goods, future goods and contingent goods. Existing goods may further be classified as specific goods, ascertained goods and unascertained goods. These may be described as visible on your screen. Like first one is existing goods. These are defined under section 6 subsection 1. These are the goods which are in existence and are physically present in the seller's possession. These may be classified as first one specific goods defined under section 2 subsection 14. These are the goods identified and agreed upon at the time of the contract of sale. Ascertained goods. These are identified after the formation of the contract. Unascertained goods are the goods which are not specifically identified or agreed upon at the time of contract of sale. For example, the person has to sell 10 items. यदि उन 10 आइटम्स में से ये डिसाइड किया जाता है कि 2 आइटम सेल किए जाएंगे और ये बता दिया जाता है कि वो आइटम्स ए और बी हैं तो वो असर्टेन गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, और यदि ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि वो कौन से 2 आइटम्स हैं तो वो अनअसर्टेन गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर गुड्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। हमने पहले भी डिस्कस किया था इसको। गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कंटिजेंट गुड्स defined under section 6 subsection 2. Contingent goods are those whose acquisition by the seller depends on the contingency which may or may not happen. यानी कि on the happening of certain condition the goods are dependent. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स जो है सेक्शन 7 और 8 में बताए गए हैं। Under these sections, the word perishing means not only physical destruction but it also includes damage of goods जिससे कि वो commercial sense के लिए exist नहीं करते। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सीमेंट स्पॉइल्ड बाय वाटर। इसी तरीके से लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट एंड वेयर द गुड्स हैव बीन लॉफुली रिक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, ये सभी पेरिशिंग ऑफ गुड्स का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इसमें हमारा आता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यदि बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट गुड्स हैज़ बीन पेरिश्ड देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिकम्स void. If goods gets damaged or perished are nowhere near the description of goods as per the contract and seller is not having knowledge about it. So यदि ये सेक्शन एप्लीकेबल होना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल स्पेसिफिक गुड्स का होना चाहिए एंड गुड्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पेरिश हुए हों और सेलर की इसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए। This is the first effect, that is goods perished before making the contract. Second हम ले रहे हैं in case of perishing of only a part of the goods. पार्ट ऑफ गुड्स यदि डिस्ट्रॉय या डैमेज हुए हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, इट ऑल डिपेंड्स कि ये डिविजिबल हैं या इनडिविजिबल हैं। यदि दीज आर इनडिविजिबल देन पार्ट ओनली ऑफ गुड्स हैज़ बीन पेरिश द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड, क्योंकि वो पार्ट्स में क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। हालांकि यदि कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तब ये वॉइड नहीं होगा यदि गुड कंडीशन में अवेलेबल गुड्स आर एक्सेप्टेड बाय द buyer.
थर्ड हमारा आता है गुड्स पेरिश्ड बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल अंडर सेक्शन 8 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट टू सेल्स बिकम्स void under the conditions of that contract of sale must be an agreement to sell, not actual sale. It must be for specific goods, and agreement of sell becomes sale before transfer of ownership to the buyer, and the goods are perished or damaged without wrongful act or default on the part of the seller or the buyer. That means both the parties are not responsible. So these are the three effects of destruction of goods. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट प्राइस। प्राइस को भी हमने पहले डिफाइन किया। सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है प्राइस एज मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। It forms an essential part of the contract and it is expressed in terms of money. It is not essential that the price should be fixed at the time of sale. However, it must be payable though it may not have been fixed. These are the necessary conditions. हालांकि जो असेटमेंट ऑफ प्राइस है या फिक्सेशन ऑफ प्राइस है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ it may be fixed by the contract itself or left to be fixed in an agreed manner or determined by the course of dealing between the parties. इसी में हम एक टॉपिक करते हैं दैट इज द अर्नेस्ट मनी। मनी डिपॉजिटेड विद द सेलर बाय द बायर एज सिक्योरिटी फॉर ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। So we can say that it is a kind of advance money deposited. And stipulations जो है हमारी, it may be relating to the time of delivery of goods or it may be relating to time of delivery of the time of payment. So in today's video we have discussed the difference of sale from various other contracts. We have discussed the subject matter of contract of sale, that is goods, classification thereof and effect of destruction of goods. और इसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया है अबाउट दी प्राइस। थैंक यू।